ये कहानी है जनोस की। उसे उसकी ही पार्टी के साथियों ने लात मारकर बाहर निकाल दिया क्योंकि उनकी नज़र में जनोस सिर्फ एक नंबर का नकारा इंसान था। पर सच्चाई बिल्कुल अलग थी। असल में जनोस एक ओवरपावर्ड कैरेक्टर था, एक ऐसा योद्धा जो अपने हीलिंग मैजिक से किसी भी घाव को मिटा सकता था, किसी भी जख्म को भर सकता था और यहाँ तक कि मौत को भी चुनौती दे सकता था। इतना ही नहीं, कई मोहतरमाएं भी जनोस की इस रहस्यमयी ताकत और उसकी शख्सियत पर फिदा थीं। तो चलो आज जानते हैं कि जनोस की जिंदगानी कैसी है। कहानी की शुरुआत होती है एक प्यारी सी एल्फ गर्ल से। वो नींद से उठती है, कपड़े बदलती है और खाना बनाने में लग जाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ आता है हमारा मेन हीरो जनोस। वो बैठकर चाय पीता है और तभी हमें पता चलता है कि इस दुनिया में एक थर्ड रेट हीलर सिर्फ छोटे मोटे गांव को हील कर सकता है, एक सेकंड रेट हीलर गहरे से गहरे जख्म भर सकता है और एक फर्स्ट रेट हीलर पूरी दुनिया को बदल सकता है। यही है किंगडम ऑफ हेर्थ, जिसका इतिहास हीलर्स के चमत्कारों से भरा पड़ा है। और यही है रॉयल हॉस्पिटल, जहाँ पर हीलर्स को हाई लेवल हीलिंग मैजिक सिखाया जाता है। फिर वो अपना लाइसेंस पाते हैं और हीलर के सफ़र की शुरुआत करते हैं। पर हमारा हीरो जनोस, वो न तो पढ़ा लिखा हीलर है और न ही उसके पास कोई लाइसेंस है। फिर भी वो लोगों को हील करके थोड़े बहुत पैसे कमा लेता है। तभी वहाँ आती है लिली। वो कहती है जनोस, आज तुम्हें हाउस कॉल पर जाना है ना? जनोस जवाब देता है हाँ, लेकिन मैं रात होने से पहले लौट आऊँगा। उसके बाद लिली आग जलाती है और डिनर बनाने में लग जाती है। पर तभी वहाँ आती है एक लड़की, कार्मिला। हमें पता चलता है कि कार्मिला को लिली के हाथ का बना खाना बेहद पसंद है। लिली मुस्कुराती है और कहती है हाँ, मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ क्योंकि एक दिन मुझे जनोस की बीवी बनना है। कार्मिला ये सुनकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। पर तभी जनोस से मिलने आती है एक और लड़की, जोफिया। लिली बताती है जनोस हाउस कॉल पर गया है। तो अब जोफिया वहीं बैठकर जनोस का इंतजार करने लगती है। जोफिया के बैठते ही वहां आ जाती है एक बीस्ट गर्ल, लिंगा। वो जोफिया को देखकर हैरान रह जाती है। लिली बताती है जनोस अभी घर पर नहीं है, वो हाउस कॉल पर गया है। जोफिया कहती है तो तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन लिंगा भी वहीं बैठकर जनोस का इंतजार करने लगती है। और तभी वहां आती है एक डार्क एल्फ, लीवे। वो भी जनोस से मिलने आई थी। लिली फिर बताती है जनोस अभी घर पर नहीं है। तो अब ये तीनों लड़कियां, जोफिया, लिंगा और लीवे, सब बैठकर जनोस का इंतजार करने लगती हैं। उधर जनोस के लिए डिनर बनाते हुए लिली अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालती है, जिससे खाने का स्वाद और भी लाजवाब हो जाता है। और अब ये तीनों लड़कियां भी जनोस और लिली के साथ डिनर करने वाली थीं। लेकिन तभी लिली लॉन्ड्री का कुछ काम करने के लिए वहां से चली जाती है। इधर इन लड़कियों को खाने की बेहद लजीज खुशबू आ रही थी और वो डिनर तक का इंतजार न कर सकीं। दोनों ने वहीं खाना खाना शुरू कर दिया क्योंकि इस खाने का स्वाद सच में बहुत ही शानदार था। पर दोस्तों, खुशबू इतनी लाजवाब थी कि जोफिया भी खुद को रोक न सकी। उसने भी खाना खाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी ओर लिली लॉन्ड्री का काम खत्म करने के बाद घास पर लेट जाती है और आसमान की ओर देखकर ये उम्मीद करती है कि जनोस जल्दी घर लौट आए। लेकिन उधर ये तीनों लड़कियां पूरा डिनर साफ कर चुकी थीं और अब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगीं, पूरा खाना तुमने खाया, नहीं तुम दोनों ने खाया। पर ऐसी बहस का कोई फायदा नहीं था, इसलिए ये तीनों तय करती हैं कि हम नया डिनर बनाएंगे ताकि लिली को कुछ भी पता न चले। लेकिन तभी वहां आ जाती है लिली। वो इनकी सारी बातें सुन चुकी थी। लिली सख्त लहजे में पूछती है आखिर यहाँ हुआ क्या था? ये बहुत लंबी कहानी है, लेकिन लिली के गुस्से भरे चेहरे को देख वो सच बताने पर मजबूर हो जाती हैं। वो कहती है खाना इतना स्वादिष्ट था कि हम खुद को रोक ही नहीं पाए। और फिर से ये तीनों एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगती है, पूरा खाना तुमने खाया, नहीं तुम दोनों ने खाया। तभी लिंगा कहती है मैं तो यहाँ हमेशा की तरह अपनी पूंछ की मसाज करवाने आई थी। फिर लीवे को देखते हुए बोलती है इसकी बॉडी देखकर तो मुझे खुद पर शर्म आने लगी। इन दोनों की वजह जानकर जोफिया चिढ़कर कहती है तुम दोनों यहाँ बेवजह आए हो। और तभी इनके बीच फिर से बहस छिड़ जाती है। तभी लिली गुस्से में बोलती है बस करो, इस तरह से बहस मत करो। मैं तो चाहती थी कि हम सब एक साथ बैठकर खाना खाएं। ये सुनकर तीनों झुककर माफ़ी मांगती हैं। वो कहती हैं हम गलती मानते हैं और तुम्हारी मदद करके फिर से डिनर बनाएंगे। लेकिन लिली बताती है वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिससे खाने का स्वाद बढ़ता है अब खत्म हो चुका है। और तभी अगले ही पल हम देखते हैं कि लिंगा झुककर किसी से माफ़ी मांग रही है। असल में वो थी कार्मिला। उसे इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि अब उसे लिली के हाथ का बना खाना नहीं मिलेगा। तो अब ये तीनों, जोफिया, लिंगा और लीवे, कार्मिला से भी झुककर माफ़ी मांगने लगती हैं। तभी लिली कहती है अगर तुम सब उस सीक्रेट इंग्रेडिएंट को ले आओ तो मैं फिर से डिनर बना सकती हूँ। ये तीनों एक साथ जवाब देती हैं तुम चिंता मत करो, हम ये काम अभी करके आते हैं। उनके जाते ही कार्मिला तुनक कर कहती है तुम्हें उन पर गुस्सा करना चाहिए था। लिली हल्की मुस्कान के साथ कहती है मैं इतनी नाराज नहीं हूँ। लेकिन कार्मिला सख्ती से कहती है अगर मेरे साथ ऐसा होता तो मैं उन तीनों को श्राप दे देती।
पर लिली नरम लहजे में जवाब देती है, मुझे तो सबके साथ रहना ही अच्छा लगता है और मैं तो बस चाहती हूँ कि जनोस के आने से पहले उसके लिए खाना तैयार कर लूँ। उधर दूसरी ओर हम देखते हैं जनोस को। वो शायद कहीं जा रहा था, तभी उसके पास से एक बीस्ट गर्ल गुजरती है। उसके चेहरे से साफ झलक रहा कि वो तकलीफ में है। इतने में एक आदमी वहां आता है और गुस्से से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो बीस्ट गर्ल कांपते हुए कहती है, मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, लेकिन इलाज करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। ये सुनकर वह आदमी उसे पकड़कर चिल्लाता है, तुम मेरी गुलाम होकर मुझे बताए बिना ऐसे ऐसे जा सकती हो? वो लड़की हाथ जोड़कर कहती है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जनोस ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके बाद वह आदमी उस बीस्ट गर्ल को घसीटकर एक कब्रिस्तान में ले जाता है और उसे जोर से पटक देता है। और जैसे ही वो गिरती है, अचानक उस कब्र से कोई काली ताकत निकलती है और सीधे उस लड़की के शरीर में समा जाती है। अब वो आदमी उसे खड़ा होने का आदेश देता है, पर जब वो खड़ी नहीं हो पाती तो वो गुस्से में उसे लात मारकर दूर गिरा देता है और कहता है, सच में तुम किसी काम की नहीं हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी अचानक वो बीस्ट गर्ल उसके पीछे आती है और उस पर हमला कर देती है। उसके नुकीले पंजों से वो आदमी बुरी तरह जख्मी हो जाता है। दोस्तों, साफ दिख रहा था कि उस बीस्ट गर्ल पर किसी काली ताकत ने पूरी तरह काबू पा लिया है। ये देखकर वो आदमी डरकर भागने लगता है। भागते भागते सामने से उसे नजर आता है जनोस। वो दौड़कर उसके पास आता है और कहता है, मेरी गुलाम अचानक पागल हो गई है, उसने मुझ पर हमला कर दिया। जनोस गहरी नजर डालकर देखता है और पाता है कि उस बीस्ट गर्ल के आसपास काली ऊर्जा भयानक रूप से फैली हुई थी। जनोस सख्ती से पूछता है, तुम आखिर कर क्या रहे थे? वो आदमी हकलाते हुए कहता है, हम तो बस किसानी का काम कर रहे थे, पर जरा मेरी हालत देखो, अगर मैं जल्दी हॉस्पिटल नहीं पहुंचा तो मैं मर जाऊंगा। तभी वो बीस्ट गर्ल फिर से उस आदमी पर हमला करने दौड़ती है, पर इस बार जनोस बीच में आकर उसे बचा लेता है। गुस्से में वो बीस्ट गर्ल कुछ पत्थर उठाती है और सीधे जनोस की ओर फेंकती है, पर जनोस उन्हें बड़ी आसानी से डॉज कर देता है। वो आदमी चिल्लाकर कहता है, अब इसे खत्म कर दो, पर जनोस सख्त आवाज में जवाब देता है, मैं किसी को मारता नहीं। वो आदमी दांत पीसते हुए कहता है, अरे एक गुलाम को मारने में आखिर दिक्कत ही क्या है? जनोस की आंखों में चमक उभरती है और अपने अतीत की एक घटना याद करते हुए कहता है, मैंने हमेशा दूसरों की जान बचाने की कोशिश की है और आज भी वही करूंगा। तभी वो बीस्ट गर्ल गुस्से में जनोस की ओर एक बहुत बड़ा पत्थर फेंक देती है, लेकिन जनोस एक ही मुक्के में उस चकनाचूर कर देता है। अब वो बीस्ट गर्ल तेजी से लगातार जनोस पर हमले करने लगती है और तभी अचानक जनोस के सामने एक बैरियर प्रकट होता है। उसकी फोर्स इतनी शक्तिशाली थी कि वो लड़की सीधी एक दीवार से जा टकराती है, लेकिन इसके साथ ही बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर उस आदमी के ऊपर गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद जनोस धीरे धीरे उस बीस्ट गर्ल के पास आता है, लेकिन उसके शरीर से अब भी काली ताकत निकल रही थी। जनोस उसकी ओर हाथ बढ़ाता है, पर अचानक वो लड़की उसके हाथ को काट लेती है, लेकिन जनोस हार नहीं मानता। वो अपने दूसरे हाथ से उस पर हीलिंग मैजिक का प्रयोग करता है। धीरे धीरे वो लड़की ठीक होने लगती है और उसके शरीर से वो काली ताकत पूरी तरह बाहर निकल जाती है। जनोस उस काली ताकत को नष्ट कर देता है। इधर वो आदमी अभी भी जिंदा था, लेकिन उसका पैर टूट चुका था। वो कराहते हुए कहता है, तुम एक हीलर हो ना, प्लीज मुझे बचा लो। जनोस ठंडी आवाज में जवाब देता है, आज का मेरा काम खत्म हो गया है, तुम्हारा काम मैं कल करूंगा। वो आदमी घबरा कर कहता है, पर कल तक तो मैं मर जाऊंगा। जनोस कहता है, अगर अभी ही हीलिंग चाहिए तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। घबराए हुए उस आदमी ने सिक्कों से भरी एक थैली उसकी ओर फेंक दी, पर जनोस शांत भाव से कहता है, ये काफी नहीं है। वो आदमी हैरान होकर कहता है, क्या? ये तो मार्केट के प्राइस से बहुत ज्यादा है। जनोस सख्ती से कहता है, मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, बिना लाइसेंस का, और तुम्हें हील करने के बदले मैं उस लड़की को चाहता हूँ। वो आदमी हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, हाँ तुम उसे ले सकते हो। इसके बाद जनोस उसे हील कर देता है और अब वो बीस्ट गर्ल जनोस की हो चुकी थी। अगले सीन में जैसे ही उस बीस्ट गर्ल को होश आता है, वो सामने खड़े जनोस को देखकर पूछती है, कौन हो तुम? जनोस ठंडी निगाहों से देखता है और अपना नाम बताकर कहता है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है और अब तुम मेरी हो। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने कपड़े उतारो, मैं तुम्हें अच्छी हालत में देखना चाहता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कांपते हुए अपने कपड़े उतार देती है। उसे लगता है कि जनोस उसके साथ कुछ गलत करेगा, लेकिन जनोस गंभीर आवाज में कहता है, मैं जानता था तुम्हारे पेट पर एक निशान है। दरअसल एक गैल स्टोन तुम्हारे बाइल डक्ट को ब्लॉक कर रहा था, यही वजह है कि तुम्हें पेट में इतनी तकलीफ हो रही थी। इसके बाद जनोस उसे पूरी तरह हील कर देता है। उसकी बॉडी से वो पत्थर निकालकर उसे स्वस्थ बना देता है। वो लड़की हैरान होकर कहती है, क्या आपने ये इतनी आसानी से कर दिया? जनोस मुस्कुराते हुए जवाब देता है, ऐसा तो कोई भी हीलर कर लेगा। पर लड़की सिर हिलाकर कहती है, नहीं, ऐसा हर कोई नहीं कर पाता। वैसे मुझे बचाने के लिए शुक्रिया।
जनोस ठंडी मुस्कान के साथ जवाब देता है, सिर्फ शुक्रिया से काम नहीं चलेगा। मैंने तुम्हें खरीदा है और तुम्हें काम तो करना ही होगा। वो लड़की सिर झुकाकर कहती है, आप जो कहेंगे मैं वह करने के लिए तैयार हूँ। जनोस अपनी डायरी दिखाते हुए पूछता है, क्या तुम बता सकती हो कि मुझे ये कहाँ मिलेगा? इसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़की जनोस को एक सुनसान जगह पर लेकर आती है। दोस्तों, जनोस यहाँ एक खास औषधि की तलाश में आया था और आखिरकार उसे वो औषधि मिल जाती है जिसे वह ढूंढ रहा था। ये देखकर वह लड़की मायूस होकर कहती है, आपको बस इतना ही काम था? मैं कुछ और सोच रही थी। जनोस दृढ़ स्वर में जवाब देता है, तुमने यहाँ अपना काम कर लिया, हमारा हिसाब बराबर हुआ। मैं हमेशा अपने काम के बदले में कीमत मांगता हूँ और दूसरों के काम का भी पूरा दाम चुकाता हूँ। तुमने मेरे लिए ये औषधि ढूंढकर मेरा बहुत बड़ा काम आसान कर दिया है, यानी तुम्हारा सारा कर्ज अब चुका दिया गया। अब तुम अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जी सकती हो। पर वह लड़की धीमे स्वर में कहती है, मुझे नहीं पता मुझे अब क्या करना चाहिए, लेकिन मैं अपने लिए एक सही रास्ता जरूर ढूंढूंगी और जब मुझे वो रास्ता मिल जाएगा तब मैं आपको बताने जरूर आऊंगी। जनोस गहरी आवाज में कहता है, हाँ बिल्कुल आना। चलो अब मैं चलता हूँ, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें कोई चोट लग जाए तो मुझसे हील करवाने के लिए आ जाना। याद रखना, मैं अंडरग्राउंड हीलर हूँ और मेरी फीस लगेगी। अगले सीन में जनोस अपने घर लौट आता है। तभी लिली उसके पास आकर कहती है, डिनर अभी तक तैयार नहीं हुआ है। पर अचानक दूसरी लड़कियां सारे इंग्रेडिएंट्स लेकर वहां पहुंच जाती हैं। ये देखकर लिली मुस्कुराती है और कहती है, अब हमारे पास खाने के लिए बहुत सारा सामान है। इसके बाद जनोस किचन की ओर बढ़ता है, लेकिन तभी कार्मेला उसकी ओर देखकर शक भरे लहजे में कहती है, मुझे तुमसे किसी नई लड़की की गंध आ रही है। लिली हंसते हुए कहती है, ठीक है, अब मैं सबके लिए बहुत सारा खाना बनाऊंगी। जनोस आदेश भरे लहजे में कहता है, हाँ जल्दी बनाओ, मुझे भूख लगी है। लिली कहती है, लेकिन खाने से पहले क्यों हम सब ब्लैक टी पी लें? जनोस हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है जनोस की पुरानी टीम से। वे उसे एक सोने का सिक्का देते हैं और ताना मारते हुए कहते हैं, तेरे जैसे गरीब लड़के ने पहले कभी सोने का सिक्का देखा भी नहीं होगा। जनोस गुस्से में पूछता है, इसका मतलब क्या है? उसका पार्टी लीडर हंसते हुए कहता है, जनोस अब तुम हमारे किसी काम के नहीं हो। जनोस गुस्से और हैरानी भरे स्वर में पूछता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उसका पार्टी लीडर ठंडी नजरों से कहता है, जनोस अब तुम हमारे किसी काम के नहीं रहे। जनोस दुखी होकर जवाब देता है, पर तुमने ही तो बचपन में मेरी और दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। एस्टन ठहाका लगाते हुए हंसता है, तुम आज भी पहले की तरह एक नंबर के बेवकूफ हो। मैंने तुम्हें कभी अपना दोस्त समझा ही नहीं। तुम मेरी नजर में हमेशा से सिर्फ एक गुलाम थे और अब हम बहुत ताकतवर हो चुके हैं। वो तिरस्कार से आगे कहता है, तुम्हारे फालतू हीलिंग मैजिक ने हमारी जरा भी मदद नहीं की, लेकिन हमें तो रॉयल्स के सामने अपनी पार्टी को शानदार दिखाना है, इसीलिए हम तुम्हें निकाल रहे हैं। वरना वो लोग हमारी पार्टी में तुम जैसे एक नीच किसान को देखकर क्या सोचेंगे? ये लो, ये सोने का सिक्का तुम्हारे कई दिनों के लिए काफी रहेगा। और ये बात हमेशा याद रखना, तुम कभी गोल्डन फीनिक्स पार्टी का हिस्सा हुआ करते थे। ये अपमानजनक बातें सुनकर जनोस चुपचाप वहां से जाने लगता है। दूसरी ओर नजर जाती है लिली पर। वह बेड़ियों में जकड़ी हुई है। उसकी मालकिन ने उसे एक दरिंदे एडवेंचर को बेच दिया था। वह दरिंदा लिली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन लिली हिम्मत दिखाती है और उसके मुख्य अंग पर हमला कर भागने लगती है। क्रोध में पागल वह आदमी तुरंत तीर चलाता है। तीर लगते ही लिली जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही वह दरिंदा लिली के पास आता है, लिली उसके हाथ पर काट लेती है। इस पर वह आदमी आग बबूला होकर उस पर खंजर से हमला कर देता है। लिली की मालकिन गुस्से में चिल्लाती है, तू पागल है क्या? अब तो लिली मरी जाएगी। तभी उसी रास्ते से जनोस गुजर रहा होता है। उसकी नजर लिली पर पड़ती है। लिली का शरीर खून से लथपथ है। बिना देर किए जनोस आगे बढ़ता है और अपने पास मौजूद सोने का सिक्का देकर लिली को खरीद लेता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। जनोस लिली के पास आता है, लेकिन लिली की हालत बेहद नाजुक है। वह बस कुछ ही पलों की मेहमान है। अचानक जनोस अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उस पर हीलिंग करता है। अगले ही पल लिली का शरीर चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जनोस शांत स्वर में कहता है, मैं हीलर हूँ, ऐसे घाव मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लिली की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह भावुक होकर कहती है, मेरी वजह से आपका वो सोने का सिक्का चला गया। लेकिन जनोस मुस्कुराते हुए कहता है, उस सिक्के का मुझ पर कोई बोझ नहीं था, मैं उसे रखना ही नहीं चाहता था। लिली आश्चर्य से पूछती है, क्या आप एक मशहूर हीलर हो? जनोस गंभीर स्वर में कहता है, नहीं, मेरे पास तो लाइसेंस तक नहीं है, मैंने सब कुछ खुद से सीखा है। फिर वह आगे कहता है, लेकिन सबसे पहले हमें तुम्हारे लिए कपड़े लेने होंगे। इसके बाद दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। लिली नई ड्रेस पहनकर बैठी है और वहां सिर्फ वही खाना खा रही है, क्योंकि बेचारे जनोस के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। लिली चुपचाप उसे देखती है और पूछती है, जनोस तुम क्या काम करते हो? जनोस गहरी सांस लेकर बताता है, मुझे मेरी पार्टी से निकाल दिया गया है।
और अब मेरे पास कोई काम नहीं है। तभी अचानक रेस्टोरेंट में एक घायल लिजार्ड आदमी अंदर आता है। उसे देखते ही जनोस समझ जाता है कि उस पर मैजिक गन से हमला हुआ है। लिली तुरंत दौड़कर उस आदमी के लिए पानी ले आती है, लेकिन वह आदमी दर्द से कराह रहा था। यही देखकर जनोस उसके पास जाता है और हीलिंग का जादू इस्तेमाल करता है। पल भर में उसका गहरा जख्म पूरी तरह भर जाता है। लिली चमकती आंखों से कहती है, देखा, जनोस कमाल का है ना? वह लिजार्ड आदमी हैरान होकर कहता है, मैंने आज तक इतना जबरदस्त हीलर नहीं देखा। वह जनोस को कुछ पैसे देकर वहां से चला जाता है। यहीं जनोस को समझ आता है कि वह दूसरों को हील करके भी पैसे कमा सकता है। लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आता है, रुको जरा, क्या मुझे लग रहा है या सच में ये लिली इस एंगल से थोड़ी अजीब लग रही है? खैर, आगे जनोस सोचता है कि वह अपना एक हीलिंग क्लिनिक खोलेगा, लेकिन समस्या यह है कि उसके पास लाइसेंस नहीं है। इसलिए वह तय करता है कि वह अपना क्लिनिक गुप्त रूप से चलाएगा, यानी 2 नंबर के धंधे की तरह। लिली मुस्कुराते हुए कहती है, मैं भी आपकी मदद करूंगी, क्योंकि आपने मुझे खरीदा है और अब आप ही मेरे मास्टर हो। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो मैं सच में गुस्सा हो जाऊंगी। जनोस शांत स्वर में जवाब देता है, ठीक है, तुम मेरे साथ तब तक रह सकती हो जब तक मैं तुम्हारे लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं ढूंढ लेता। यह सुनकर लिली खुशी से कहती है, मास्टर, मैं आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी। इसके बाद जनोस लिली को लेकर एक खंडहर जैसी जगह पर आता है, जहां वह अपना गुप्त क्लिनिक खोलने का सोचता है। इस इलाके में कोई इंसान नहीं रहता था। चारों ओर सिर्फ टूटी फूटी इमारतें और वीरान सन्नाटा था। यही वजह थी कि यह वाकई एक परफेक्ट जगह थी, जहां जनोस बिना किसी दिक्कत के अपना अंडरग्राउंड क्लिनिक चला सकता था। खंडहर के बीच जनोस को एक काफी अच्छा घर दिखाई देता है, लेकिन वह जगह देखने भर से खतरनाक लग रही थी। डर के मारे लिली जनोस का हाथ कसकर पकड़ लेती है और कांपते हुए कहती है, इन खंडहरों में रेथ मॉन्स्टर हो सकते हैं। रेथ सबसे भयानक अनडेड राक्षस। वे दिखते तो इंसानों की तरह हैं, लेकिन इंसानों को मारकर उन्हें भूत बना देते हैं। और फिर जैसे ही दोनों अंदर आते हैं, लिली अपनी लाइट मैजिक का इस्तेमाल करके चारों ओर रोशनी फैला देती है। जनोस ये देखकर प्रभावित होता है कि लिली को मैजिक का इस्तेमाल करना आता है। इसके बाद दोनों उस जगह को गौर से देखते हैं। जनोस को ये जगह पसंद आती है, क्योंकि जब वह अपनी पार्टी में था तब अक्सर उसे रातें बाहर ही गुजारनी पड़ती थीं। लिली धीमी आवाज में कहती है, पता नहीं जनोस के साथ आखिर हुआ क्या है। जनोस गंभीर स्वर में कहता है, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, इसीलिए अब मुझे हर चीज में अच्छाई ढूंढनी होगी। पर अचानक ही लिली घबराकर जनोस के पीछे छिप जाती है, क्योंकि उनके सामने कोई मौजूद है। यह और कोई नहीं बल्कि कार्मिला है। जनोस हैरानी से कहता है, ओह, तो यहाँ पहले से कोई रह रहा था। पर लिली डरते हुए कहती है, नहीं, यह तो रेत है। अगले ही पल कार्मिला बिजली की तरह जनोस पर हमला करती है, लेकिन वह उसके मैजिक से पीछे की ओर दूर जा गिरती है। कार्मिला हैरत में देखती है कि उसके दोनों हाथ कट चुके हैं। यही हमें पता चलता है कि जब जनोस अपनी पार्टी में था तब एस्टन अक्सर उसे डंजन्स की गहराई में भेज देता था। वहां उसका सामना सैकड़ों अनडेड मॉन्स्टर्स से होता था, लेकिन उन सब से भिड़ने के बाद भी जनोस को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जनोस कार्मिला से शांत स्वर में कहता है, मुझे ये बिल्डिंग बहुत पसंद आई है, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और मैं तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करूंगा। लेकिन तभी कार्मिला अपने हाथों को रीजनरेट करते हुए चिल्लाती है, मुझे तुम्हारी जान चाहिए। वह बार बार उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जनोस के हीलिंग मैजिक की वजह से उसके करीब तक नहीं पहुंच पाती। गुस्से और हैरानी में कार्मिला कहती है, नामुमकिन, आज तक कोई भी क्वीन ऑफ स्पेक्टर्स कार्मिला के सामने टिक नहीं पाया है। इतना कहकर वह अपने अनडेड सर्वेंट्स को बुलाती है ताकि जनोस को खत्म कर सके। पल भर में जनोस चारों ओर से घिर जाता है, लेकिन वह अपने हीलिंग मैजिक का प्रयोग कर एक ही वार में उन सबको खत्म कर देता है। ये देखकर कार्मिला पहली बार घबराने लगती है। जनोस गहरी आवाज में कहता है, हम यहाँ रहेंगे, लेकिन तुम्हें जरा भी परेशान नहीं करेंगे। कार्मिला कुछ पल सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, तुम ऊपर का पहला फ्लोर ले सकते हो, लेकिन दूसरा फ्लोर मेरा रहेगा। जनोस मुस्कुराकर लिली की ओर देखता है। लिली, हमें हमारा क्लिनिक मिल गया। अगले दिन हम देखते हैं कि लिली काफी बोर हो रही है। वह जनोस के साथ मिलकर उस जगह को साफ कर रही थी ताकि वहां उनका क्लिनिक शुरू हो सके। लिली कहती है, शायद मुझे बाहर जाकर हमारे क्लिनिक की एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी, वरना यहाँ कोई पेशेंट नहीं आने वाला। लेकिन तभी अचानक वहाँ कोई शख्स आता है। लिली गौर से देखती है और कहती है, अरे, ये तो वही आदमी है जिसे जनोस ने पहले ठीक किया था। जनोस शांत स्वर में कहता है, मुझे पता था ये आदमी वापस जरूर आएगा, क्योंकि जिस वजह से इसे गोली लगी थी वह कोई नेक काम नहीं था और गलत काम करने वाले लोग रॉयल हॉस्पिटल नहीं जाते। इस आदमी का नाम है ज़्डे। आज वह अपनी बहन जोफिया को लेकर आया है। जोफिया का हाथ गंभीर रूप से घायल था। जब से उसे गोली लगी थी उसके हाथ पर एक अजीब सा जहरीला घाव बन गया था। जनोस घाव को देखकर कहता है, यह जहर का असर है, क्योंकि गोली अभी भी जोफिया के हाथ के अंदर फंसी हुई है। ये सुनकर जोफिया सीधे पूछती है,
क्या तुम मुझे ठीक कर सकते हो? जनोस दृढ़ स्वर में जवाब देता है, हाँ, लेकिन इसके लिए मैं लूंगा पूरे 10 लाख पैसे। ये सुनकर जोफिया ठंडी हंसी के साथ कहती है, क्या तुम ये नहीं जानते कि मैं जोफिया द टॉर्नेडो हूँ, इस लम्स पर राज करने वाली 3 बॉस में से एक, और साथ ही गरीबों की मसीहा भी। और तुम मेरे हाथ को काटने के लिए 10 लाख लोगे? ये कुछ ज्यादा नहीं है? जनोस गंभीर आवाज में कहता है, मैं सिर्फ तुम्हारा हाथ काटने नहीं वाला, बल्कि तुम्हारा हाथ पूरी तरह रीजनरेट भी करूंगा, और रीजनरेशन के लिए बहुत ज्यादा ताकत चाहिए। जोफिया हैरान होकर कहती है, तुम क्या कह रहे हो? मैंने कभी किसी ऐसे हीलर के बारे में नहीं सुना जो किसी अंग को दोबारा बना सके। जनोस चुप रहता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसे भी हैरानी होती है कि दुनिया को उसकी असली क्षमता का अंदाजा तक नहीं है। अगले सीन में जनोस जोफिया का ऑपरेशन शुरू करता है। जोफिया दंग रह जाती है जब वह देखती है कि जनोस अपने ही मैजिक से ही एक नाइफ बना लेता है। वह उसकी आंखों के सामने ही उसका जहरीला हाथ काट देता है। जनोस अपने हीलिंग मैजिक की पूरी ताकत झोंक देता है। धीरे धीरे जोफिया का नया हाथ उसकी आंखों के सामने रीजनरेट हो जाता है। ये नज़ारा देखकर जोफिया अवाक रह जाती है। वह कहती है, मैंने आज तक ऐसा हीलर कभी नहीं देखा। लेकिन इस अद्भुत काम से जनोस बेहद थक जाता है। जोफिया और जडे दोनों चौंक जाते हैं जब उन्हें पता चलता है कि जनोस इस खतरनाक मोहतरमा यानी क्वीन ऑफ स्पेक्टर्स कार्मिला के साथ एक ही जगह रहता है। जोफिया कहती है, सच में तुम बहुत अजीब इंसान हो। रात का वक्त लिली जनोस के लिए चाय बनाती है, लेकिन जनोस देखता है कि टेबल पर 3 कप रखे हुए हैं, क्योंकि आज इनके साथ मिस कार्मिला भी चाय पीने वाली है। चाय पीते हुए लिली कहती है, जोफिया के आने के बाद से हमारे पेशेंट्स काफी बढ़ गए हैं। लेकिन जेनोस हैरान होकर पूछता है, यह लिजार्ड मैन हमेशा घायल क्यों रहते हैं? वह बताता है, टूटी फूटी बस्तियों में 3 तरह के डेमी ह्यूमन रहते हैं और वो आपस में लगातार लड़ते रहते हैं। वो है लिजार्डम, हर्क्स और तीसरे शायद अब हमसे मिलने भी आ गए हैं। इतना कहने भर की देर थी कि इनके घर में अचानक से कई सारे बीस्टमैन घुस आते हैं और उन्हें लेकर आई है लिंगा। लिंगा वही है जो अंडरग्राउंड में गैर कानूनी धंधे चलाती है। लोग उसे कहते हैं लिंगा द टरेंट। जेनोस गुस्से से पूछता है, तुम दरवाजा तोड़कर क्यों आई हो? कोई इमरजेंसी है क्या? लिंगा ठंडी आवाज में कहती है, हाँ, इमरजेंसी है। हम चाहे जितना भी जोफिया के लिजार्ड्स को पीट ले, वो जल्दी ठीक होकर फिर से हमसे लड़ने आ जाते हैं। और मुझे पता चला कि इसके पीछे की वजह तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हें खत्म करने आई हूँ। इतना कहते ही लिंगा अपने हाथ की कुल्हाड़ी से जेनोस पर हमला कर देती है। लेकिन जैसे ही वार पड़ता है, जेनोस की प्रोटेक्शन शील्ड उस कुल्हाड़ी को चकनाचूर कर देती है। लिली घबरा कर देखती है तो जेनोस कहता है, तुम ये तमाशा क्यों देख रही हो? चलो अपने कमरे में जाओ। लिंगा हैरान रह गई है, क्या मेरी कुल्हाड़ी टूट गई? तभी उसके साथ आए सारे बीस्टमैन मिलकर जेनोस पर हमला करने लगते हैं। लेकिन उन्हें झटका तब लगता है जब जेनोस को कुछ भी नहीं होता। गुस्से में अब वो बीस्टमैन जेनोस का सामान तोड़फोड़ करने लगते हैं। लेकिन तभी वहां कार्मिला आ जाती है। उसे देखते ही सबके होश उड़ जाते हैं। कार्मिला हमला करने ही वाली थी कि जेनोस उसे रोक देता है। कार्मिला पूछती है, तुम मुझे रोक क्यों रहे हो? जेनोस दृढ़ स्वर में जवाब देता है, यह मेरा क्लिनिक है, यहाँ लोगों की जानें बचाई जाती हैं, छीनी नहीं जाती। उसकी ये बात सुनकर कार्मिला चुप हो जाती है। लिंगा का तो मानो खून जम जाता है कि एक रैथ ने इस इंसान की बात मानी है। बीस्टमैन जानते हैं कि ताकतवर जातियां जैसे वैम्पायर और रैथ उनके लिए कितनी खतरनाक हैं। इसलिए लिंगा और उसके सारे पंटर जेनोस के सामने झुककर उससे माफी मांगते हैं। जेनोस हैरान रह जाता है। अगले ही दिन जेनोस के क्लिनिक में एक वर्क आता है। वो ये संदेश देने आया है, हमारी लीडर लेडी लीबे तुमसे मिलना चाहती। जेनोस उत्सुकता से पूछता है, तुम्हारी बॉस मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं? अर्क जवाब देता है, यह तो तुम्हें उनसे मिलकर ही पता चलेगा। जेनोस से मुलाकात के बाद हम देखते हैं कि लिंगा जेनोस के लिए एक शानदार पैलेस बना रही है, क्योंकि उसने जेनोस के घर में बहुत तोड़फोड़ कर दी थी। दूसरी ओर जोफिया जेनोस के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आती है। लेकिन जेनोस को समझ है, तुम्हारी बॉस खुद मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? अर्क शांत होकर जवाब देता है, इस जगह पर लिजार्ड मैन और वेयरवुल्फ्स आते जाते रहते हैं। जहां दुश्मन का आना जाना इतना आम हो, वहां जाना हमारी लीडर के लिए सुरक्षित नहीं होगा। जेनोस अपना कोट पहनते हुए दृढ़ता से कहता है, चलो चलते हैं तुम्हारी बॉस से मिलने। इसके बाद हम देखते हैं कि वही अर्क जेनोस को लेडी लीवे के पास लाता है। जेनोस उनसे सीधा सवाल करता है, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? लीवे गंभीरता से कहती है, अंडरग्राउंड की दुनिया में तुम अब एक सेलिब्रिटी बन चुके हो। चारों ओर हर लिजार्ड मैन और वुल्फ्स एक ऐसे हीलर के बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसकी काबिलियत बेहद अनोखी है। कहा जाता है कि अगर उसे उसकी मांगी हुई कीमत दी जाए तो वह किसी भी तरह का घाव भर सकता है। चलो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझे देखकर बताओ मुझे क्या समस्या है। जेनोस समझ जाता है कि यह उसका एक टेस्ट है। वह लीवे के पास आता है और उसे ध्यान से स्कैन करना शुरू करता है।
बाहर से देखने पर लीवे बिल्कुल स्वस्थ नजर आती हैं। इसीलिए जनोस उसकी आंतरिक अर्गन्स की जांच करता है और तभी जनोस को लीवे के पेट में एक माना स्टोन नजर आता है। अगर ये माना स्टोन उसके शरीर के अंदर फट गया तो लीवे के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये माना स्टोन किसी ने लीवे के शरीर में जबरदस्ती नहीं डाला है, बल्कि उसने गलती से इसे चावल के साथ निगल लिया था। जनोस जाते जाते गंभीर आवाज में कहता है, तुम मेरी मदद के बिना ही इसे निकाल सकती हो। जिस पर लीवे कहती है, नहीं, चावल खाते हुए मैंने इस माना स्टोन को पूरी तरह से चबा लिया था और इसके टुकड़े मेरे पेट में कभी भी फट सकते हैं। मुझे अपनी मौत का डर नहीं है, बल्कि मुझे इस बात का डर है कि मेरे ये वफादार लोग मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे और मेरे साथ ही यहीं मारे जाएंगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे अंदर से ये स्टोन निकाल दो, बदले में मैं तुम्हें बहुत बड़ी रकम दूंगी। इतना कहकर लीवे जनोस की ओर एक चाबी फेंकती है। सो अब जनोस अपने मैजिक से एक धारदार चाकू बना लेता है और फिर वह लीवे के पास जाकर उसका पेट हल्के से काटकर वह माना हुआ क्या। जनोस ने तेजी से उसके पेट से माना स्टोन निकालकर तुरंत उसे हील कर दिया था, लेकिन तभी वह माना स्टोन फटने वाला होता है। सो जनोस अपने हाथों से उसे पूरी तरह कवर कर लेता है और जब वह माना स्टोन फटता है तब भी जनोस को एक खरोंच तक नहीं आती, क्योंकि उसने अपने डिफेंसिव मैजिक से पहले ही अपने हाथों को कवर कर लिया था। इसके बाद जनोस वह चाबी वापस लीवे को देकर वहां से जाने लगता है। लीवे अपना सारा खजाना जनोस को देने को तैयार थी, लेकिन जनोस सिर्फ उतने ही पैसे लेता है जितना उसके काम के बराबर होता है। यह सुनकर लीवे मुस्कुराते हुए कहती है, तुम मुझे बहुत पसंद आए जनोस। तुम्हें कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े तो बस मुझे बता देना। जनोस शांत स्वर में कहता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। हम देखते हैं कि लिली नाराज हो जाती है क्योंकि लिंगा, जोफिया और लिबिन बार बार उनके घर आने लगी थी, पर जनोस को यह समझ नहीं आता कि जब उन्हें कहीं चोट भी नहीं लगी तो वे बार बार क्यों आती हैं। तभी कार्मिला वहां आती है और मुस्कुराते हुए कहती है, वो लड़कियां तुम्हें पसंद करने लगी हैं। जनोस चौंक कर कहता है, मुझे? पर मेरे पास तो एक हीलिंग लाइसेंस तक नहीं है। कार्मिला गंभीरता से कहती है, मैं पिछले 300 सालों से जिंदा हूँ। मैं किसी को देखकर बता सकती हूँ कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, और मुझे लगता है कि जल्द ही वे तीनों डैमी ह्यूमंस तुम्हारे लिए आपस में लड़ाई करने लगेंगी, और यही वजह है कि बेचारी लिली उदास रहती है। कार्मिला उसे समझाती है, ऐसे उदास मत हो, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। जनोस उदास होकर कहता है, मेरे लिए कौन लड़ेगा यार। लेकिन अगले ही सीन में जुफिया जनोस को बताती है कि वह एक जंग शुरू करने वाली है और चाहती है कि जनोस उसके साथ खड़ा हो। इसके बाद लीवे और लिंगा भी यही बात कहते हुए उसके पास आती हैं। साथ ही वे जनोस के लिए तोहफे भी ले। तो लड़ाई शुरू होने से पहले वहां जनोस आ जाता है। वह कहता है, मैं यहाँ तुम तीनों की लड़ाई रोकने नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ ये तुम तीनों का आपसी मामला है। तुम जितना चाहो उतना लड़ो, मैं यही हूँ। जोफिया मुस्कुराकर कहती है, बहुत अच्छे, अब हम तीनों में से जो जीतेगा जनोस उसी का होगा। जनोस दृढ़ता से जवाब देता है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि लिंगा जोफिया के हमले से बच जाती है और लीवे जोफिया पर वार करने आती है, लेकिन उसका हमला गलती से बेवुल्फ्स और लिजार्ड मैन पर पड़ जाता है। अब जब जोफिया और लिंगा आपस में भिड़ रही थी, तभी लीवे हवा में उड़ते हुए उन पर हमला करती है, लेकिन ये दोनों उसके वार से बच जाती हैं। इसके बाद ये तीनों ही एक दूसरे की जाति के लोगों पर हमला करना शुरू कर देती हैं। यहाँ एक भयंकर और घमासान युद्ध छिड़ जाता है। ऐसे ही लड़ते लड़ते शाम हो जाती है और तब इन्हें समझ नहीं आता कि आखिर हो क्या रहा है। अब तक हम में से कोई मरा क्यों नहीं? हमने तो बहुत सारे लोगों को बुरी तरह जख्मी कर दिया है। पर दोस्तों, असली वजह सामने आती है। इन सभी के जख्मों को कोई चुपचाप ठीक कर रहा था, और वह कोई और नहीं बल्कि जनोस था। हाँ, जनोस इन्हें लड़ाई से रोक नहीं रहा था, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते वह इनके जख्म लगातार भरता जा रहा था। जब यह सच सामने आता है तो तीनों लड़कियां थककर यहीं बैठ जाती हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि जनोस इतने लंबे समय से इन्हें हील कैसे कर रहा है। लीवे हैरान होकर कहती है, इतनी काबिलियत तो किसी हीलर में नहीं होती। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी। जनोस मुस्कुराकर कहता है, हाँ बिल्कुल, तुम जितना चाहो उतना लड़ो, मैं तुम्हें बार बार हील करता रहूंगा, लेकिन याद रखना, मैं हर एक चीज के पैसे भी लूंगा। ये सुनकर तीनों लड़कियां हंसने लगती हैं और फिर कहती हैं, जनोस की वजह से तो ये लड़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी, इसलिए अब हमें शायद लड़ना बंद कर देना चाहिए। इसीलिए ये तीनों फैसला करती हैं कि अब इनके बीच एक समझौता होगा और आपस में लड़ना अब ये हमेशा के लिए बंद कर देंगी। लेकिन एक और जंग है जिसमें ये तीनों कभी हार मानने वाली नहीं। वह जंग है जनोस को पाने की। पर इसी बीच लिली जनोस से पूछती है, आपने इनके लिए इतना सब क्यों किया? जनोस शांत होकर बताता है, मेरे मास्टर ने मुझे हमेशा एक बात सिखाई थी, थर्ड रेट हीलर सिर्फ जख्मों को ठीक कर सकता है, सेकंड रेट हीलर बेहद खतरनाक घावों को भर सकता है, और फर्स्ट रेट हीलर इस पूरी दुनिया को बेहतर बना सकता है। मैं
एक थर्ड रेट हीलर हूँ। शायद पूरी दुनिया को ना सही, लेकिन इन छोटी छोटी बस्तियों को तो बेहतर बना ही सकता हूँ। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कहूँगा। मैं तो इन्हें सिर्फ इसलिए बचा रहा हूँ क्योंकि ये सब मेरे पेशेंट्स हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरे क्लिनिक में आएगा कौन? पर दोस्तों, लिली मन ही मन सोचती है, तुम झूठ बोल रहे हो। हम जानते हैं कि इनकी लड़ाई से ये जख्मी होते और फिर इलाज के लिए हमारी ही क्लिनिक में आते, पर तुमने इस लड़ाई को रोका क्योंकि तुम सच में इन्हें बचाना चाहते थे। इसके बाद लिली जनोस को अपने दिल की बात बता देती है। वह कहनोस, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। जनोस हल्की मुस्कान के साथ कहता है, हाँ मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन लिली तुरंत कहती है, नहीं, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं, दूसरे तरह से पसंद करती हूँ। पर दोस्तों, ये दूसरे तरह वाली बात जनोस को बिल्कुल समझ नहीं आती। इसलिए लिली सवाल करती है, क्या तुम इन सबसे पैसे लोगे? जनोस आत्मविश्वास से जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि इतने सारे लोगों को हील करने में बहुत ताकत लगती है। और इसी तरह वह प्यारी सी शाम गुजर जाती है। अब अगले दिन हम एवनी को देखते हैं, जिसके पास एक लड़की आती है और कहती है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया डिवीजन कमांडर? वह शख्स जवाब देता है, वाइस कमांडर कृष्णा, एक लंबे वक्त से इन बस्तियों में डेमी ह्यूमंस के बीच जो लड़ाई चल रही थी वह अब शांत हो चुकी है। कृष्णा हैरानी से कहती है, लेकिन लिजार्ड मैन, वेयरवुल्फ्स और अर्क्स, ये तो बहुत लंबे वक्त से एक दूसरे से लड़ते आ रहे हैं। उनका झगड़ा अचानक कैसे शांत हो गया? कमांडर गहरी आवाज में समझाता है, यह तो पता नहीं, पर किंगडम ऑफ हेरथ जिस तरह से रॉयल्स पर दबाव डालता है, इसी वजह से वे रॉयल्स गरीब लोगों पर अपना गुस्सा उतारते हैं और वे गरीब लोग आपस में एक दूसरे पर। इसी तरह एक संतुलन चलता रहता था, लेकिन अब यह संतुलन टूट चुका है और यह राजी के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। रॉयल कैपिटल के रॉयल ऑर्डर ऑफ नाइट्स होने के नाते हमें सब कुछ सही करना होगा। लेकिन कृष्णा को अब भी ये बात समझ नहीं आती। वह सोचती है, इतने लंबे वक्त से चल रही ये दुश्मनी इतनी आसानी से शांत कैसे हो गई? जोफिया द टॉर्नेडो, लिंगा द टॉरेंट और लीवेदा द माइटी अंडरवर, इन तीनों का नाम ही लोगों में दहशत पैदा कर देता है और कोई भी इनके बीच का गुस्सा शांत नहीं करवा सकता। लेकिन कमांडर बताते हैं कि किसी ने असंभव काम कर दिखाया है। अफवाहों का कहना है कि किसी ने इनकी लड़ाई खत्म करवाई है और यही बात हमारे राज्य के लिए एक बड़ा खतरा बन सकती है। इसलिए कमांडर आदेश देते हैं कि वाइस कमांडर होने के नाते कृष्णा को इस मामले को संभालना होगा। कृष्णा जवाब देती, वो चाहे कोई भी हो, मैं उसे गिरफ्तार कर लूंगी। दूसरी ओर जेरस को अचानक एक छींक आती है। लिंगा हंसकर कहती है, अगर तुम्हें सर्दी हो गई है तो मैं अपनी पूंछ से तुम्हें गर्म कर सकती हूँ। लेकिन लीवी तुरंत बोल उठती है, यह काम तो मैं बेहतर तरीके से कर पाऊंगी, आखिर मेरी बॉडी देखो। पर बेचारी लिली के पास ना पूंछ है और ना ही मसल्स। जनोस मुस्कुराकर कहता है, मुझे बस एक छींक आई थी, अब तुम सब शांत रहो। इस वक्त जनोस जोफिया और उसके भाई का इलाज कर रहा। तभी लिली चाय लाते हुए पूछती है, तुम्हें ये चोट कैसे लगी? जोफिया जवाब देती है कि ये चोट उसे काम करते वक्त लगी। दोस्तों, असल में जोफिया एक चोर है और रॉयल नाइट्स से बचते हुए अक्सर उसे ऐसी चोटें लगती रहती हैं। जनोस गंभीर होकर पूछता है, तो क्या रॉयल नाइट्स तुम लोगों को जख्मी कर देते हैं? जोफिया और उसका भाई कहते हैं, हाँ, चोरी करते वक्त एक रॉयल नाइट ने हम पर हमला किया था। वो रॉयल नाइट्स की वाइस कमांडर है, लोग उसे आयरन रोज के नाम से जानते हैं। इतने में कार्मिला आकर कहती है, अगर उस औरत की नज़र हम पर पड़ गई तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन जनोस शांत स्वर में कहता है, आखिर वह मुझ पर क्यों ध्यान देगी? मैं तो बस एक छोटा सा अंडरग्राउंड हीलर हूँ, इसलिए मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी लिली पूछती है, जनोस, लंच में तुम क्या खाना चाहोगे? लेकिन जनोस से पहले ही बाकी तीनों लड़कियां अपने अपने खाने की डिमांड बताने लगती हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिली सबके लिए खाना बनाने लगती है और फिर सब मिलकर साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी कार्मिला हल्की मुस्कान के साथ कहती है, जनोस, तुम वो इकलौते इंसान हो जिसने बस्तियों पर राज करने वाली 3 डेमी ह्यूमंस को अपना बना लिया है। जनोस थकान भरी मुस्कान के साथ कहता है, लगता है मैंने अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उसका मजाक उड़ाकर कार्मिला वहां से चली जाती है। उधर बस्तियों में अब हम देखते हैं कि सभी डेमी ह्यूमंस ने आपस की लड़ाई छोड़ दी है और भाईचारे के साथ रहने लगे हैं। ये देखकर गुप्त रूप से जासूसी कर रही कृष्णा हैरान रह जाती है। वह एक लिजार्ड मैन के पास जाकर पूछती है, मैं काफी वक्त बाद यहाँ आई हूँ और मैं देख रही हूँ कि डेमी ह्यूमंस के बीच होने वाली लड़ाई अचानक शांत हो गई है। आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? पर लिजार्ड मैन जवाब देता है, देखो, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ। अगले ही पल कृष्णा अपनी बंदूक उसकी कनपटी पर लगाकर ठंडी आवाज में कहती है, सच सच मेरे सवालों का जवाब दो वरना। लेकिन लिजार्ड मैन डरे बिना कहता है, तुम चाहे मुझे मार डालो पर मैं कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि उस शख्स ने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इतना कहते ही वह लिजार्ड मैन वहां से गुजर रही सोफिया को आवाज लगाता है और उसके ऐसा करते ही कृष्णा चौकन्नी होकर तुरंत वहां से भाग जाती है। भागते हुए उसके मन में यही ख्याल आता है, मैंने उस लिजार्ड वुमेन पर वार किया था, उसके हाथ पर तो जख्म होना चाहिए था,
लेकिन वो तो बिल्कुल सही सलामत थी। आखिर ये कैसे हो सकता है? इसी उधेड़बुन में भागती कृष्णा ये तक भूल जाती है कि वह कहाँ से आई थी और अब उसे कहाँ जाना है। दूसरी ओर जनोस को अजीब सा एहसास हो रहा होता है। तभी वहां कृष्णा पहुंचती है और उससे सही दिशा पूछने लगती है। वह कहती है, हम ऐसी खंडहर सी जगह पर भी किसी का घर हो सकता है? ये तो हैरान कर देने वाली बात है। वैसे क्या आप मुझे टाउन तक पहुंचने का रास्ता बता सकते हैं? तभी पीछे से लिली कहती है, क्या कोई पेशेंट आया है नोस? लेकिन अगले ही पल कृष्णा अपनी गन से अचानक जनोस पर हमला कर देती है। ये देखकर लिली घबराकर जनोस की तरफ भागने लगती है, लेकिन वहां फैला गाढ़ा धुआं उसे आगे नहीं बढ़ने देता। तो दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और इस पर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं इसका अगला पार्ट जरूर लेकर आऊंगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।